मैं अमरजीत सिंह आज फिर आपका आपके चैनल एक नई सोच में फिर से स्वागत करता हूं। एक साल पहले 12 अक्टूबर 2019 को हमने आपके YouTube चैनल एक नई सोच में मुकदमों से संबंधित पहला वीडियो अपलोड किया था। यह वीडियो हमें कल यानी 12 अक्टूबर 2020 को एक साल पूरे होने पर आपके YouTube चैनल एक नई सोच पर अपलोड करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम इसे कल अपलोड नहीं कर सके, इसलिए इसे आज अपलोड कर रहे हैं। इस एक साल में 7100 से ज़्यादा नए लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तथा 2,51,000 से ज़्यादा बार वीडियो को देखा गया। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज तक एक साल में मुकदमे से संबंधित लगभग 45 से ज़्यादा वीडियो YouTube चैनल एक नई सोच में अपलोड हो चुके हैं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। यदि आपने इस वीडियो में बताई गई बातों के अनुसार अपना मुकदमा लड़ा तो आप ज़रूर अपने ऊपर हुए झूठे मुकदमे को 100% जीत सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि इस तरह की बात तो कोई भी नहीं कह सकता है, तो हम कैसे कह सकते हैं। इसके लिए पहले आप यह वीडियो पूरा देखिए। उसके बाद भी यदि आपको लगे कि आप वीडियो में बताई गई बातों के बाद भी मुकदमा हार जाते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमारे साथ साथ और भी सब लोगों को इसके बारे में पता चल सके। अब एक एक करके पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपको पूरे मुकदमे पर कहीं पर भी झूठ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सच बात ही करनी है। जैसे ही आपकी पत्नी बिना किसी जायज़ कारण के आपको छोड़कर अपने मायके में रहने चली जाती है, तो आप तुरंत अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500, 1000, 1200, 1500 जितने रुपए भी हो सके उन्हें आप मनी ऑर्डर पर ज़रूर भेजना शुरू कर दें। यह रुपया आपको क्यों भेजना है, इसके लिए हमने अपने अंतरिम भरण पोषण और भरण पोषण के वीडियो में विस्तार से बताया है, उन्हें आप पहले देख लें। DV और 125 के मुकदमे में एक अंतरिम आवेदन होता है, जिसमें रुपयों की मांग की जाती है कि मुकदमे का फैसला आने में समय लगेगा, इसलिए जब तक मुकदमे की कार्रवाई चलती है तब तक अंतरिम राहत के रूप में कुछ रुपया दिलाया जाए। अंतरिम आवेदन के जवाब के साथ आप एक स्पीडी ट्रायल का भी आवेदन लगाएं। इस आवेदन में आप लिखें, इस आवेदन को आप दो तरह से लिख सकते हैं। पहला, आप चाहते हैं कि मुकदमे की कार्रवाई जल्दी से जल्दी करी जाए। दूसरा तरीका है, आप चाहते हैं कि अपोजिट पार्टी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसके लिए मुकदमे का स्पीडी ट्रायल किया जाए। साथियों, यह दोनों ही बातों का मतलब है कि मुकदमा जल्दी ख़त्म होना चाहिए, लेकिन पहली बात से यह लगता है कि आपको जल्दी है, लेकिन दूसरी बात से लगता है कि आपको अपोजिट पार्टी की फिक्र है और आप अपोजिट पार्टी को जल्दी न्याय दिलाना चाहते हैं। साथ ही आप मुकदमे में सहयोग भी करना चाहते हैं। बात वही होती है, लेकिन कहने का तरीका बदल जाता है। अब आप ही बताएं कि जब आप इस तरह का आवेदन देंगे तो अपोजिट पार्टी क्या विरोध करेगी। क्या अपोजिट पार्टी ये कहेगी कि नहीं, हमें न्याय जल्दी नहीं चाहिए है, इसलिए हमें स्पीडी ट्रायल नहीं चाहिए है। 90% आपकी स्पीडी ट्रायल का आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन यदि यह खारिज हो जाता है तो आपको आगे ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। जब भी आपको मुकदमे का सम्मान आता है तो उसे पहली बार में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि जब आप
मुकदमे का सम्मन वापस कर देते हैं तो वो दोबारा इशू होता है और दोबारा जज साहब को भी पता लगता है कि आपने मुकदमे का सम्मन वापस कर दिया है। कोशिश करें हर डेट पर आप ज़रूर जाएं, जिससे आपको मुकदमे की कार्रवाई के बारे में पता चलता रहे। बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यदि कभी ना पहुंच पाएँ तो हाज़िरी और माफ़ी की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। मुकदमे की कार्रवाई की में आपकी वजह से सिर्फ डेट नहीं होनी चाहिए। यदि आपको जवाब देना है तो आप तुरंत जवाब दें। यदि अपोजिट पार्टी को जवाब देना है तो इंतज़ार करें। अगली डेट पर आप अपोजिट पार्टी के जवाब ना देने पर लिखित आवेदन दें और उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा के अपने पास रख लें, जो आगे आपके अपील में काम आ सकती है। हो सके तो आप अपोजिट पार्टी जब जवाब ना दें तो 1-2 डेट रुकें, उसके बाद आप आवेदन लगाएं कि अपोजिट पार्टी की वजह से कार्रवाई में देरी हो रही है। तो यह आपके फ़ायदे की भी बात होगी। आप लोअर कोर्ट और आगे अपील में भी कह सकते हैं कि अपोजिट पार्टी आपको परेशान कर रही है। यदि अपोजिट पार्टी वास्तव में परेशान है तो कार्रवाई में सहयोग क्यों नहीं कर रही है। जब आप सम्मन रिसीव नहीं करते हैं या कोर्ट में जवाब ना देकर सिर्फ डेट पर डेट ले रहे होते हैं, उस समय भी जज साहब यह देखते हैं कि आप जज साहब के सामने अपोजिट पार्टी को परेशान कर रहे हैं। तो जब आप जज साहब के सामने उनको परेशान कर रहे हैं, तो जब वह आपके साथ आपके घर पर रहती होगी तो आप उसे कितना परेशान करते होंगे। लेकिन जज साहब उस वक़्त कुछ नहीं कहते हैं और आप लोग समझते हैं कि आप बहुत समझदार हैं जो इस तरह से डेट पे डेट ले रहे हैं। आज हम आप सबको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि शायद पूरे भारत में हम पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने मुकदमे में अंतरिम भरण पोषण को डिसाइड करने के लिए लिखित आवेदन दिया कि उसे जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए। अंतरिम का आदेश पारित होने पर यदि आपको लगता है कि ऑर्डर सही है तो रुपया समय पर देते रहें। यदि आपको लगता है कि आदेश में कुछ सुधार हो सकता है तो अपील में ज़रूर जाएं। लेकिन यदि आप थोड़े से रुपयों के लिए अपील में जाते हैं तो यहाँ आपका नुकसान हो सकता है। मान लेते हैं अगर आपका 5,000 रुपये का आदेश हुआ है और आप सोच रहे हैं कि 3,000 या 4,000 होता तो यह हमारे लिए ठीक था। आप सिर्फ 1,000-1,500 रुपये के लिए यदि आप अपील में जाते हैं तो ये आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि अपील में जब आप जा रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 साल ज़रूर आपका लग जाएगा अपील में। और अगर अपील में आपने 1,000-1,500 रुपये कम भी करा लिए तो आपका फ़ायदा कितना होगा। मान लेते हैं अगर 1 साल भी है तो 1 साल में 1,000 रुपये के हिसाब से आपने 12,000 रुपये खाली बचाए। लेकिन 1 साल में आपने 4,000 रुपये के हिसाब से 48,000 रुपये फ्री में पैसा दे दिया, जो कि आपके 48,000 रुपये नुकसान में चले गए। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि यदि बहुत ज़्यादा अंतर ना हो तो आप अंतरिम आवेदन के अपील में ना जाएं। अंतरिम आदेश की डेट के बाद अगली डेट पर अपोजिट पार्टी का कोर्ट में बयान करवाएं और उसी दिन क्रॉस भी करवाएं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम पहले भी बता चुके हैं कि क्रॉस पहले ही दिन आपको ख़त्म नहीं करना है। अब कम से कम आपको 2 से 3 बार और उसमें क्रॉस करने की करें। आपका मुकदमा सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पर निर्भर करता है। आपको अपोजिट पार्टी से क्रॉस में सारे झूठ करवाने हैं। क्रॉस में जब अपोजिट पार्टी फंसने लगती है तो ज़्यादातर वो ये कहती है मुझे याद नहीं है। यह अपोजिट पार्टी का एक बहुत ही मजबूत हथियार, यानी कि आप इसको ऐसे समझे कि एक ब्रह्मास्त्र होता है उनका, जिसको कि वो क्रॉस में बहुत इस्तेमाल करती हैं और वो कई बार इस्तेमाल किया करती हैं। लेकिन
हमारे पास इस तरह के तरीके हैं जिन्हें क्रॉस में इस्तेमाल करने पर यह याद नहीं है बेकार हो जाता है। उन तरीकों का इस्तेमाल करके कोर्ट में ये साबित किया जा सकता है कि जितनी बार भी अपोजिट पार्टी ने ये कहा है कि याद नहीं है, उन्होंने कोर्ट में जानबूझकर झूठ बोला है। मुकदमे में आपको सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना है कि अपोजिट पार्टी ने मुकदमे में कई बार कई जगहों पर झूठ बोला है। इसलिए झूठे व्यक्ति को किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। यह कहते हुए आप दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप क्रॉस के सवाल ठीक से नहीं बना सकते हैं तो आप हमारे क्रॉस के वीडियो देखकर सवाल बना सकते हैं। क्रॉस पर हमारे काफ़ी सारे वीडियो हैं और हमने ससुर जी, सास जी और साले के क्रॉस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। शायद आपको इस तरह के वीडियो, इस विषय पर वीडियो कहीं भी ना मिले, लेकिन हमने इस विषय पर वीडियो बनाए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप क्रॉस में हमारी मदद ले सकते हैं। हम 2 से 3 क्रॉस में अपोजिट पार्टी के मुंह से वो सारी बातें निकलवा सकते हैं जो आपको मुकदमा जिताने के लिए काफ़ी होंगी। कुछ लोग अपने मुकदमे में कई तरह के जजमेंट लगाते हैं, लेकिन हम यह राय नहीं देते हैं। मान लो आपने आमदनी का प्रूफ लगा दिया कि अपोजिट पार्टी कमाती है और कामकाजी महिला का जजमेंट लगा दिया, लेकिन यह नहीं लिखा कि उसने झूठ बोला, तो अपोजिट पार्टी इक्वल टू स्टेटस का तर्क देकर रुपए की डिमांड करेगी, या यह भी कह सकती है कि उस मुकदमे के ग्राउंड और थे और आपके मुकदमे के ग्राउंड कुछ और है। इस तरह से मुकदमे का आदेश आपके खिलाफ जा सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि अपोजिट पार्टी ने झूठ बोला और आपने उन सारे झूठों को लिखकर दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट लगा देते हैं, तो मुकदमे का फैसला ही बदल जाता है। न्यायालय न्याय का मंदिर है, वहाँ झूठ बोलने वाले को कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है। जब आप झूठ पर लड़ते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। यह सफलता आपको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। मुकदमे में आप जब यह साबित कर देते हैं कि अपोजिट पार्टी ने झूठ बोला है तो CRPC 340 के तहत आवेदन लगा सकते हैं, जिसमें अपोजिट पार्टी को न्यायालय में झूठ बोलने पर सज़ा हो सकती है। इसके साथ ही आप 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं, जहां आपको अपोजिट पार्टी से मुआवजा भी मिल सकता है। यदि आपने क्रॉस बहुत अच्छा किया लेकिन फाइनल आर्गुमेंट आपने ठीक से नहीं किया तो भी मुकदमा आपके हाथ से निकल सकता है। एक उदाहरण हमने आपको पहले भी दिया था कि एक बार आप कहते हैं कि मुकदमे की कार्रवाई जल्दी करी जाए, उसी को यदि आप इस तरह से लिखते हैं कि आप चाहते हैं कि अपोजिट पार्टी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसलिए स्पीडी ट्रायल कराया जाए, तो इस तरह से आपकी बात का मतलब ही बदल जाता है। इस तरह के आपको बहुत सारे तर्क देने चाहिए। बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि यह कहना सही नहीं है कि आप 100% जीतेंगे। साथियों, बड़ी अजीब सी बात है कि मुकदमा झूठा है, फिर भी आपको यकीन है कि आप हार जाओगे। तो आप खुद सोचिए कि जब झूठा मुकदमा है तो जीतना तो आपका तय है, सिर्फ आपको हिम्मत करनी है। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हमारे बताए हुए तरीके से अपना मुकदमा लड़ा है। कितने लोगों ने मुकदमे से पहले अपोजिट पार्टी को रुपया भेजा, कितने लोगों ने समन पहली बार में लेकर मुकदमे का जवाब तुरंत लगाया, कितने लोगों ने अपने मुकदमे की लगभग सभी डेटें स्वयं अटेंड करी, कितने लोगों ने अपना क्रॉस अच्छे से किया, कितने लोगों ने
फाइनल आर्गूमेंट रिटर्न में दिया। बहुत बार आप जो फाइनल आर्गूमेंट होता है रिटर्न में नहीं देते हैं तो यह भी आपके हारने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। यदि आप ये सारे काम करते हैं तो आप अपना मुकदमा ज़रूर जीत सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जज साहब जानबूझकर आपके खिलाफ ऑर्डर करते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या जज साहब अपोजिट पार्टी के रिश्तेदार हैं? यदि वो रिश्तेदार होते तो भी वो ऐसा नहीं करेंगे। यदि आपके फेवर में आदेश आता है तो जज साहब अच्छे हैं, और यदि अपोजिट पार्टी के फेवर में आदेश आता है तो जज साहब खराब हैं। दो में से एक को तो हारना तय है। जो भी हारेगा उसको आगे अपील में जाने का अधिकार है। अपील में तो जज साहब अपोजिट पार्टी के रिश्तेदार नहीं होंगे। अपील में आप वह सारी बातें कहें जिन्हें लोअर कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया था। साथियों, आज हम आपको एक मुकदमा लड़ने का बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहे हैं। यह बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी। आज जो बात अभी हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनें। मुकदमा जो लड़ते हैं उसमें अपोजिट पार्टी एक आवेदन देती है, आपको उसका जवाब देना होता है। यदि अंतरिम का आदेश है, आवेदन है, तो अंतरिम के आवेदन पर आदेश आता है। उसके बाद अपोजिट पार्टी का कोर्ट में बयान होता है और उसका क्रॉस होगा। अपोजिट पार्टी के गवाह का बयान और क्रॉस होगा। उसके बाद आपका कोर्ट में बयान और क्रॉस होगा, और उसी तरह से आपके गवाह का बयान और आपके गवाह का क्रॉस होगा। उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट होगा और जजमेंट आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं कि एक तरीका और भी है कि जब अपोजिट पार्टी का बयान और क्रॉस हो जाता है और अपोजिट पार्टी के गवाह का बयान और क्रॉस हो जाता है, तो जब आपके बयान और क्रॉस की बारी आती है तो आप अपना बयान और क्रॉस छोड़कर रोक सकते हैं, और उसी स्टेज पर आप एक आर्गुमेंट बनाकर लगा दें। जो भी आपने क्रॉस में झूठ बोले निकलवाए हैं उसका एक आर्गुमेंट बनाकर कोर्ट में लगाएं कि अपोजिट पार्टी ने इस ग्राउंड पर झूठ बोला है और ये मुकदमा खारिज किया जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो बातें हम कह रहे हैं ये हम अपने मन से कह रहे हैं, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहते हैं कि अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश SP चेंगलवैया रयानाडू वर्सेस जगन्नाथ में दिनांक 27 अक्टूबर 1993 को स्पष्ट रूप से लिखा है। जो अब हम बोलने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनें। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक व्यक्ति जिसका मामला झूठ पर आधारित है उसको अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का कोई अधिकार नहीं है। संक्षेप में, वह मुकदमेबाजी के किसी भी स्तर पर यानी किसी भी स्टेज पर बाहर फेंका जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। यह दोनों लाइनें उसमें अंग्रेजी में है, हमने यहाँ पर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताई हैं। इस जजमेंट के अनुसार आपके पास जब भी मुकदमे में झूठ बोलने के सबूत आपके पास आ जाएं तो आप कोर्ट में लगा सकते हैं। मुकदमा किसी भी स्टेज में हो, उसमें लिखा हुआ एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में हो तो उसे खारिज किया जा सकता है। इस जजमेंट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। अब आप भी बताएं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपना झूठा मुकदमा हार सकते हैं? यदि आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में उस बात को ज़रूर लिखें जिससे हमारे साथ साथ बाकी लोगों को भी वो कारण पता लग सके। अंत में आप ही तय करें कि वीडियो का शीर्षक क्या हमने गलत रखा है।